और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आप आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, क्षेत्र और जनपद स्तरीय सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। अमृत काल के इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के, किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा यहां पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी यहां विस्तार से आप सबके सामने रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के एक विस्तृत कार्यक्रम हर बूथ पर जाने का बनाया था और विस्तृत सामग्री, प्रचार की सामग्री आप तक पहुंची थी। प्रचार की सामग्री कमोबेश वही होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सबसे अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है यह कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था, हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से।
आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी? कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का, न आय का बंधन है, कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा। और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से, यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था? कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था? एक कल्पना थी, आज वह साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? एक मेडिकल कॉलेज निवेश भी लाता है, रोजगार भी देता है और लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उन विरोधियों के बहकावे में आके कहते हैं साहब डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। अरे जहां पहले कुछ नहीं था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर कम से कम 45 से लेके 90 डॉक्टर हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एक भी नहीं था, वहां ये 45 से लेके 90 डॉक्टर उस जिले में एक छत के नीचे उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तब ना, जब हम बोलेंगे तब ना। जो यहां पे ब्रजेश जी ने कहा, पहले होता क्या था, ट्रेन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और वह भी नहीं मिल पाता था। आज हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लाभार्थी ग्रुप को पकड़ना और उनको, उनके बीच में उन लोगों को उपलब्ध कराना। देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ जो लाभार्थी उसको तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका लाभ डॉक्टर को भी मिला है, पैरामेडिकल को भी मिला है और अन्य नए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। डॉक्टर को इसलिए क्योंकि उसके पास पेशेंट अब फ्रीक्वेंट जा सकता है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हुए हैं। अब डॉक्टर को यह संकोच नहीं कि मैं उपचार करूंगा तो पैसा मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान का कार्ड एक गारंटी उसके सामने है। ये हम अगर चिकित्सकों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उसको ये सब डाटा उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं में से कोई चिकित्सक बोले, कुछ लाभार्थियों के इंटरव्यू आप करवाइए मंच पे। मंच पे नेताओं के भाषण कराने से अच्छा होगा लाभार्थी 10 लाभार्थी बुलाइए जिसने आयुष्मान भारत से लाभ लिया है, ढूंढिए उनको और उनका भाषण कराइए, क्या लाभ हुआ, कितना उसकी बचत हुई है। कोई डॉक्टर बोले आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ क्या है,
वय वंदना योजना का लाभ क्या है? उस गरीब से पूछिए जिस पे बीतती है, जिसको इसका लाभ मिला है। कितना बड़ा मैसेज होगा जब समाचार पत्रों में उस सफल स्टोरी छपेगी तो लाखों लोग पढ़ेंगे उसको, और वह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार अपने आप में हो जाएगा। यह प्रचार का माध्यम है। हम आयुष्मान भारत के साथ साथ जिन 60 लाख गरीबों के लिए प्रदेश में मकान बने हैं, शहर हो या गांव, और वह तबका जिसकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू, सहरिया, बुक्सा, चेरो, गौड़, जिनको 100% सिचुरेट करने की कार्रवाई हुई है, लगातार हो रही है। मुझे याद है कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक प्रयागराज के कुराओं के सुदूर गांव से एक कोल जाति के व्यक्ति ने मुझसे मिलने का समय मांगा। पत्र भेजा था उसने, पत्र मुझे मिला, मैंने उसको कल बुलवाया। मैं मानता था, मैंने कहा हो सकता कोई उसकी अपनी पीड़ा होगी, कोई बात होगी, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा बताइए कैसे आना हुआ? आया, उसने कहा साहब पहली बार कोल जाति के लोगों को किसी सरकार ने पूछा। मैंने कहा भी कैसे आपको पता? उसने कहा नहीं, जो आपकी सरकार ने कोल जाति के लोगों को मकान अनिवार्य कर दिया है उसमें हमारे गांव के कई लोगों को मिला है। तो मैंने कहा भी देखो, कोल जाति का इतिहास तो भगवान राम से जुड़ता है। अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो ये तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। इतना प्रफुल्लित था। मैंने कहा कोई बात हो बताओ? उसने कहा नहीं साहब, मैं तो केवल मिलने के लिए आया था कि कैसे होती है सरकार और कैसे होती है। तो मैंने कहा कोराओं से आए हो क्या? कहा हाँ मैं कोराओं से आया हूं, केवल मिलने के लिए आया हूं। हम लोग अगर इंटरेक्शन करने की आदत डालें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आपके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। यंग लड़का था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, योजनाओं की जानकारी रख रहा था। क्या हम इन मुद्दों को लेकर के कभी बोल पाएंगे? उन लाभार्थियों के पास जा पाएंगे, उन लाभार्थियों के ग्रुप के साथ, और उन्हीं लोगों का भाषण करवाना। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए 100 लोगों को, या उस शक्ति केंद्र के 25-50 जितने भी लोगों को मकान मिले हैं, उनको उन्हीं का एक सम्मेलन किया और उन्हीं का भाषण करवा दिया, कितना प्रभावशाली होगा? कितना प्रभावशाली होगा? क्योंकि मकान ही नहीं मिला है, कनेक्शन भी मिला है। उज्ज्वला योजना का कार्ड भी, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है, पात्रता के अनुसार पेंशन भी मिली है। ये सभी चीज हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों को जोड़ना, और यही उस स्कीम के अंतर्गत है कि शक्ति केंद्र में वय वंदना आयुष्मान कार्ड के वितरण की व्यवस्था करना। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी है उसके लिए कुछ को पूछना नहीं, आयु उसको 70 वर्ष का उसके पास कार्ड होना चाहिए, उसका आधार में 70 वर्ष होना चाहिए, अपने आप उसका कार्ड बन जाएगा। आपको केवल अपने हाथ से उसको वितरित कर देना है। वितरित करिए, खुश होकर के वह व्यक्ति आपके यहां से जाएगा, आपसे इस बारे में चर्चा करेगा। अलग अलग कार्यक्रम जो अलग अलग विषयों को लेकर के होने हैं। पिछले 11 वर्ष भारत की विरासत से विकास की एक बेहतरीन यात्रा है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे हैं और भगवान राम को
कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए, और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। अगर अयोध्या के लिए हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह कार्य नहीं करते, काशी में भी ऐसे छोड़ देते, महाकुंभ प्रयागराज कुंभ को भी ऐसे ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या यूपी का परसेप्शन बदला होता? यूपी वासियों को, जो आप कहीं जाते होंगे आज के दिन पे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नजदीक से जानता हूं जिनका 30-30, 35-35 वर्षों का अनुभव है। आज से 11 वर्ष पहले भी आप देश के अंदर जाते थे, यूपी के नाम पे नाक भों कैसे लोग सिकोड़ते थे, नजरें कैसे फेरते थे, कैसे आपके साथ व्यवहार होता था। और आज आप जाइए, यूपी के नाम पे सामने देखने वाला व्यक्ति पहले उसके चेहरे पे चमक होती है, हाँ ये उत्तर प्रदेश का वासी है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और तब ये चेंज आया है। विरासत से विकास की इस यात्रा में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का बेहतरीन मॉडल देने का जो काम हुआ है, इन सब पर अलग अलग स्तर पर गोष्ठियां, इन सब को अगर हम प्रभावी ढंग से कर लेते हैं, यद्यपि आपके पास कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है, अभी तिरंगा यात्रा, फिर लोक माता अहिल्याबाई, मैं देख रहा था, यानी तिरंगा यात्रा में पहली बार, देखिए दोनों कार्यक्रम, पहली बार मैं इस चीज को देख रहा था कि तिरंगा यात्रा निचले शक्ति केंद्र स्तर पर तिरंगा यात्रा निकली। और हम लोग चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा रोकना नहीं है, कोई कार्यक्रम हो, उनके हाथों में तिरंगा लेकर के लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, वीर सैनिकों के सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए लोग उस कार्यक्रम स्थल पर आए। पहली बार लोक माता के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के, याद करिए 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर को स्मरण किया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोक माता का पहली बार इतना विराट मूर्ति वहां पे स्थापित हुई थी काशी विश्वनाथ धाम में, और सामान्य लोगों को जानकारी नहीं थी, सामान्य लोग भूल से गए थे, ऐसे भूल गए थे जैसे 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं से महाराज सुहेलदेव ने भारत को बचाने का काम किया था, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था, लेकिन इतिहास से नाम गायब कर दिया गया। इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा शौर्य इतिहास में देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नाम इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक शरारत के तहत अगर इस गौरव की अनुभूति भारत के नागरिकों के अंदर आ जाए तो कोई आक्रांता उसके सामने ठहर नहीं पाता, इसलिए उसके महापुरुषों का नाम ही उससे मिटा दिया इतिहास से। लोक माता अहिल्याबाई एक मालवा साम्राज्य की महारानी है, लेकिन उससे बाहर जाकर के उन्होंने अखिल भारतीय दृष्टि उन्होंने उस समय दी। क्या पुरी का मंदिर हो, क्या गया जी का मंदिर हो, क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, क्या केदारपुरी का मंदिर हो, क्या महाकाल का हो, क्या ओंकारेश्वर का हो, क्या सोमनाथ का हो, क्या भीमाशंकर का हो, क्या रामेश्वरम का हो। आप याद करिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर उनकी दृष्टि गई, और अपनी स्वयं की कमाई से उन्होंने भारत की इस विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम
250 वर्ष पहले किया और उनका स्मरण आज पहली बार शक्ति केंद्र स्तर तक हुआ है। गोष्ठियां हुई हैं। कल मैं आगरा में था, कितना बड़ा कार्यक्रम परसों आगरा में हुआ था, कितना उत्साह था लोगों में। हर एक स्तर पर लोगों ने कार्यक्रम किसी न किसी रूप में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों की श्रृंखला में 11 वर्ष के कार्यक्रम 9 से प्रारंभ होंगे। अभी 6 को आपकी कार्यशाला होनी है, 8-9 से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस का कार्यक्रम भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद भारत की विरासत के साथ जुड़ता है। यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के लगभग 200 देश इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। योग की बात होगी तो भारत की चर्चा जरूर होगी, भारत के सनातन धर्म की चर्चा जरूर होगी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना, 23 को कश्मीर में धारा 370 को समाप्त होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का स्मरण करने के साथ हम कश्मीर का पुनः स्मरण फिर इसके साथ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर हमें देगा कि शुरुआत कहां से होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, और उस सपने को साकार किसने किया? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 25 जून इस संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वालों लोगों के काले कारनामे देश की जनता के सामने रखने का अवसर। आपातकाल का दिवस, इस पर गोष्ठी, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। और अच्छा होगा लोकतंत्र सेनानी भाषण करे, वे पत्रकार भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वे उस समय के सामान्य नागरिक के रूप में भी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर उनको हम मंच पे बुला करके सम्मान कर सकें, उनमें से 2, 4, 5 लोगों के भाषण करवा सकें, अगर ये कार्यक्रम होगा तो और प्रभावी होगा। वे अपने मुंह से बोलेंगे इन बातों को। आपातकाल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, किस प्रकार की साजिशें देश के लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कांग्रेस ने किया था, ये भी हम इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनेगी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक पेड़ मां के नाम, यहां से शुरू होना है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा ही है, एक पेड़ मां के नाम। अभी बरसात कम है, हो सकता है अभियान उतना सफल ना हो। 23 जून तक बरसात पड़ती है तो 23 जून को, और नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के हम लोग इसको 15 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर, इस बार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया है कि हर जनपद में एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और उस नदी के ही कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। अगर पार्टी भी उसके साथ एक साथ प्रशासन के साथ विभागों के साथ जुड़ती है तो नदी संस्कृति के प्रति, जिसको हमने मां कहा है, याद रखना, गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज हर गांव और जनपद से निकलने वाली छोटी बड़ी नदी हो उसको भी गंगा कहकर के ही पवित्र नाम देकर के उसको संबोधित करते हैं। यही हमारा संबोधन है, ये पवित्र भाव है। उस नदी संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसके पुनरुद्धार के अभियान के साथ श्रमदान के साथ जुड़ना और उसको अविरल और निर्मल बनाने में अपना योगदान देकर के व्यापक वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के ही साथ, इस थीम के साथ ही हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। अगर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते हैं तो लगातार एक श्रृंखला आपके साथ होगी कार्यक्रमों की, अलग अलग स्तर पर, और अलग अलग टोली बना करके कार्यक्रम हो। जैसे आपके मोर्चा प्रकोष्ठ को जीवित करने का समय है ये प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ को, चिकित्सकों का सम्मेलन आपको करना है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए, वे अधिवक्ताओं के सम्मेलन आपको करने हैं।
पार्टी का एक पदाधिकारी मंडल स्तर का या जनपद स्तर का उन कार्यक्रमों में भागीदारी ले, अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठों को उसके साथ जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दे करके और वे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर मान्य रखेगी, लेकिन जिसे हम शक्ति केंद्र स्तर पर करना चाहते हैं या अन्य स्तर पर करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी लोग आएंगे, याद करना वह आपके लिए एक उपलब्धि ही होगी। और बड़े कार्य स्तर पर अगर आप करेंगे तो उतना ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और फिर साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से भी होने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण हर स्तर पर जाएंगे। उस विश्वास के साथ हम इसे सफल बनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।